नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। ये एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था इंडियन फिलॉसफी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बोर नहीं हुए होंगे, थोड़ा तो हुए होंगे। खत्म होने के बाद से आपकी बत्ती सी खिल गई है, मैं समझ रहा हूँ। उसके पहले तो बुझे बुझे थे, अब लग रहा है कि आप दंत मंजन का विज्ञापन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खत्म होने से खुशी हुई है। कोई सवाल है तो पूछिए, वरना इसको विराम देते हैं। सर, मेरा नाम तबस्सुम है जी। मेरा ये सवाल है कि कुछ सिद्धांतों से समाज में भेदभाव और कट्टरता का भी भाव आया। जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको मार दिया गया, या फिर हम कर्म के सिद्धांत की अगर बात करें, जैसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है तो समाज के लोग मान लेते हैं कि कर्मों का फल मिल रहा है। तो क्या ये संभव है? देखिए, जिस चीज़ का लिंक वहाँ से है ना, उसके बारे में किसी को नहीं पता कि सच है कि झूठ है। किसी को कोढ़ की बीमारी हुई, क्या उसके कर्मों का फल था? ना कोई साबित कर सकता है, ना कोई खारिज कर सकता है। ये तो आस्था अनास्था का प्रश्न है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ की व्याख्या कर्म सिद्धांत से करना मुश्किल है। जैसे महात्मा गांधी ने ऐसा किया एक बार। 1934 में जनवरी महीने में बिहार में एक भूकंप आया, हजारों लोग मरे उस भूकंप में। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा, उसमें क्या कहा कि ये भूकंप सवर्ण हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता किए जाने का कर्मफल है। अब उन्होंने अच्छी नीयत से बात कही होगी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हिंदू समाज को समझाएं कि अस्पृश्यता बुरी चीज है। तो लोगों ने इसका मजाक बनाया। उन्होंने बाद में फिर से लिखा कि मैंने सोच समझ के लिखा है, मजाक में नहीं लिखा है। पर इस पर कई सवाल उठते हैं। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आप कर्म करेंगे फल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। मरने वालों में तो ऐसे लोग भी थे जो अवर्ण थे। अगर ये केवल अस्पृश्यता करने वालों के कर्मों का फल था तो वो क्यों मरे जो अस्पृश्य थे? जब तार्किक सवाल सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी व्याख्याएं लागू नहीं हो पाती। मेरी निजी राय ये है कि हम हर दुर्घटना की व्याख्या कर्म सिद्धांत से ना करें, वरना एक दिक्कत ये आती है कि हमें समाज की हर बुरी चीज को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उससे फिर समाज का संचालन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कर्म सिद्धांत एक मोटा मोटा सिद्धांत है जो ये कहता है कि हम गलत कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, पर हर चीज पर एकदम मक्खी पे मक्खी बैठा के उसको लागू करने में संकट ज्यादा होगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। बचेंगे तो बेहतर रहेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम हेमंत है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सृष्टि की रचना हुई और हम हर दिन अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, पर हमको जाना कहाँ है? ये सृष्टि कहाँ तक जाना चाहती है? यार, तुमने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया भाई। कह रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत से अब तक हम अच्छे हुए या बुरे हुए, और जाना कहाँ है? किसी को नहीं पता भाई। बुरी हुई कि अच्छी हुई, मेरे ख्याल से कई बिंदु हैं जो साबित करते हैं कि अच्छी हुई। हम लोग प्राचीन काल की तुलना में ज़्यादा सभ्य हैं, ज़्यादा समृद्ध हैं, तकनीक हमारे पक्ष में है। समता मूलक समाज पहले की तुलना में ज़्यादा है। आज महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हुए, पहली बार एनिमल राइट्स की बात होनी शुरू हुई। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, और मानवाधिकार की बात आजकल हर जगह होती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो साबित करती है कि आज की दुनिया पहले की दुनिया से बेहतर है। लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा भी आज ही है, केमिकल वेपन्स भी आज ही हो रहे हैं, पॉल्यूशन, प्रकृति के साथ छेड़खानी जितनी आज है उतनी कभी नहीं हुई। होमो सेपियंस ने बाकी स्पीशीज का जो जीवन मुश्किल कर दिया है उतना कभी नहीं हुआ था। तो जितने हम बेहतर हुए हैं उतने ही हम कुत्सित भी हुए हैं। दोनों बातें सही हैं। और जाना कहाँ है, ये एक प्रश्न अपने आप में है कि क्या इस दुनिया का कोई भी प्रयोजन है? और दर्शन बटा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं प्रयोजन है, कुछ मानते हैं कुछ प्रयोजन नहीं है। दुर्घटना से हम पैदा होते हैं, दुर्घटना से हम मरते हैं, इतना ही जीवन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पर ऐसा मानने से निराशा आती है, वैराग्य आता है। तो ऐसा मानिए मत। आप मानिए कि एक विशेष प्रयोजन के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है और आप उसको पूरा करने का प्रयास करें। ये मानने से दिल खुश रहता है। बात सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन दिल खुश रहता है मानने से। ठीक। नमस्ते सर, मेरा नाम राजन शर्मा है जी। सर, एक शेर है कि वरना सुकरात कब का मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। ये लाइन चेंज करो, पहली लाइन दूसरे वाली है। उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो पूछा कि मॉडर्न अभी आधुनिक समय में कोई बहुत बड़ा चिंतक दार्शनिक नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हर दौर में मारे जाने का खतरा होता है, इस दौर में मारे जाने का खतरा ज़्यादा है?
थोड़ा बहुत खतरा तो हर दौर में होता है, लेकिन भारतीय परंपरा में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा सबसे समृद्ध रही, जो एक जमाने में एथेंस में भी थी, एक जमाने में, हालांकि उसी जमाने में सुकरात की हत्या हुई थी, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा इस मामले में सबसे समृद्ध है कि यहाँ धार्मिक मतभेद के चलते हत्याएं आमतौर पर शास्त्रार्थ वाले मामले में, दर्शन की बात करें तो नहीं के बराबर दिखेगी। जिन समाजों में धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं की आज़ादी नहीं है, वहाँ दर्शन का विकास कभी नहीं हो सकता, ना विज्ञान का हो सकता है। जहाँ चिंतन की आज़ादी ज़्यादा है, वहाँ दर्शन विज्ञान दोनों का विकास ज़्यादा होगा, और हम इस मामले में खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ कम से कम ये स्कोप ज़्यादा है। लेकिन ये तो चिंता की बात तो है, कई समाजों में दिक्कत है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तनु है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी एलिटिस्ट है नेचर में? कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो प्राचीन काल में चारवाक परंपरा जैसे उठी, जैन बौद्ध परंपराएं उठी, वो उस एलिटिज्म के विरुद्ध ही उठी थी। फिर जो महिला दार्शनिक उपनिषद काल में है, महिलाओं की उपस्थिति भी एलिटिज्म को चैलेंज ही करती है एक तरह से। आधुनिक काल में फिर जब हम देखते हैं, जब ओशो रजनीश हैं या डॉक्टर अंबेडकर हैं, ये भी उस एलिटिस्ट ट्रेडिशन से नहीं आते हैं। तो हाँ, ये आरोप है, कई लोग कहते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो वंचित वर्ग हैं उनकी भूमिका कम है, वंचित वर्गों के सवाल कम हैं। लेकिन आधुनिक काल में इस पर काम होना शुरू हुआ है, नए ट्रेंड्स इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, बैठिए। तो इसके साथ ही बात को समाप्त करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, मुझसे कई लोगों ने पूछा कमेंट्स में कि अगर हमें किताब पढ़नी है तो कौन सी किताब पढ़ें। तो भारतीय दर्शन के लिए मैंने अभी किताबों की अलमारी उसमें से कुछ किताबें निकाली, तो धूल झाड़ के किताब निकाली जो 1998 में मैंने खरीदी थी। आज भी मैंने देखा, मैं जब भी किताब खरीदता हूँ उस पर अपना साइन करता हूँ और डेट लिखता हूँ जिस दिन खरीदता हूँ। तो जो किताब मुझे लगता है कि सबसे आसान है भारतीय दर्शन के लिए, सबसे आसान भी, बहुत आसान नहीं होती दर्शन की किताब, लेकिन सबसे आसान जो है वो है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, HP सिन्हा। इंग्लिश में पढ़ना हो तो ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी, चंद्रधर शर्मा या CD शर्मा। दोनों बुक्स छपी हैं मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन से, क्योंकि ये प्रकाशन फिलॉसफी की बुक्स में बहुत प्रामाणिक माना जाता है। तब तो वहीं से छपी थी, मेरे पास तो उसी ज़माने की हैं, अब पता नहीं कहाँ छप रही हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर ये भी तो सवाल है, क्यों पढ़ेंगे, है ना? काम चल जाएगा यहीं पर, हम बातचीत करके सुलझा लेंगे। लेकिन पढ़ने का शौक हो तो मैंने नाम बता दिए, आप चाहें तो इन आसान बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद चारवाक से शुरू करेंगे और वहीं से कई क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।